हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य जो एक नया पेपर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और उसके लिए आज हम लोगों ने एक नई चीज़ की स्टार्टिंग करी है, वो है एमसीक्यूज़ की। तो हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ को कवर करने के लिए सीरीज़ वाइज इसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसके सीरीज़ 1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही हम और सारे पेपर्स के भी सीरीज़ जो है इसी तरीके से लाएंगे। तो चलिए, मैं हूँ आकांक्षा और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पेपर की सीरीज़ नंबर 1। ठीक है, ये है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान यानी कि इंक्वायरी टीचिंग मॉडल किसने दिया था। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा यहाँ पर कि इस तरीके से कई सारे टीचिंग मॉडल्स जो होते हैं वो बहुत सारे टीचिंग मॉडल दिए हैं जिस पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने सैम्पल के तौर पे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए हैं, जिसमें पहला हमने पूछा कि प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी टीचिंग मॉडल किसने दिया था। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है जे रिचार्ड सचमैन, जीन पियाजे, स्किनर और थॉर्नडाइक। ये चारों हैं। तो अगर इनके बारे में कहा जाए तो इन्होंने ये मॉडल सचमैन ने दिया था। ठीक है, ये मॉडल आपका सचमैन ने दिया था। तो इससे ये हमको समझ में आता है कि जो टीचिंग मॉडल्स हैं हमें वो पढ़ने हैं सारे के सारे, और मेनली इंपॉर्टेंट तो पहले पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला हमारा इंक्वायरी टीचिंग मॉडल प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? सचमैन ने, जे रिचार्ड सचमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वगति से सीखना एक विशेष लक्षण है। ठीक है, तो स्वगति इसका मतलब होता है कि खुद की स्पीड से सीखना। जैसे कि स्टूडेंट पढ़ना चाहे, हर स्टूडेंट जो होता है उसका लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है, उस तरीके से उसका तरीका अलग होता है। तो कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे सीख जाता है। तो स्वगति, अपनी गति से सीखने का मतलब है कि ये किस में लागू होता है। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अध्यापक केंद्रित विधि, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, विद्यार्थी केंद्रित विधि और गतिविधि केंद्रित विधि। तो यहाँ पे अगर इन चारों का ऑप्शन देखा जाए तो इसमें आप देखिएगा कि अध्यापक केंद्रित विधि में अध्यापक ही सेंटर में रहता है। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित में विद्यार्थी सेंटर में रहता है। ठीक है, और गतिविधि केंद्रित विधि जिसमें गतिविधियाँ सेंटर में रहे। अभिकेंद्रित विधि यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन में आपने देखा होगा, अगर ये पढ़ाई की है तो इसका ये आंसर होगा। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स में कंटेंट को बांट करके स्टूडेंट पढ़ता है और उसमें उसकी अपनी गति होती है। जैसा वो चाहता है उतनी स्पीड से पढ़ता है। ठीक है, जो जितना तेज़ कर पाए, जहाँ एरर होता है तो वो दोबारा से उसको करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा अभिक्रमित अनुदेशन, बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा के मूल में निहित है। शैक्षिक तकनीकी, पहले इसको देखिए शॉर्टकट में, ये क्या चीज़ है शैक्षिक तकनीकी। जैसे आपने दूसरे पेपर्स देखे उसी तरीके से ये भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग, शिक्षा को आसान बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। तो इसके मूल में क्या है? शिक्षा में नवाचारों को स्थान देना। ठीक है, नवाचार मतलब जो भी नए इनोवेशंस आ रहे हैं उनको स्थान देना, नए नए उपकरणों का आविष्कार करना। क्या ये इसके मूल में है? मूल का मतलब सेंटर पॉइंट क्या है शिक्षा तकनीकी का। नेक्स्ट है शिक्षा को जन समुदाय तक ले जाना। क्या ये इसका सेंटर पॉइंट है? और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। तो हमारा मूल सेंटर शिक्षा तकनीकी का क्या है? हमारा मूल सेंटर है डी, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। हम ये चाहते हैं कि हम जहाँ पे जो लर्निंग कर रहे हैं वो कैसी हो, टीचिंग लर्निंग इफ़ेक्टिव हो। जैसे कि तकनीकी का प्रयोग अगर आप देखेंगे तो जो जिस तरीके से मैंने ये बोर्ड यूज़ किया हुआ है ये हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। क्योंकि देखिए पहले हम बोर्ड पे पढ़ाते थे, ठीक है, अब हम इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें कितनी क्लियरिटी है, यानी कि जो हम लर्निंग आपको करा रहे हैं आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस बोर्ड का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी टीचिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो जाए, इफ़ेक्टिव हो। आप घर बैठ के पढ़ भी लें, आपको समझ में भी आ जाए। और दूसरी बात ये है कि आप अपने
अनुसार इसको जब चाहा तब देखें। तो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को इफेक्टिव करने के लिए मैंने इसका यूज़ किया। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। इसका सबसे अच्छा आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूक का फुल फॉर्म क्या है? मूक, इसका ऑप्शन है मल्टीपल ओरल ऑनलाइन कोर्सेज, मैक्सिमम ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मिनिमम ओरल ऑनलाइन कोर्सेज या फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो अगर मूक का फुल फॉर्म देखिएगा तो इसका आंसर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्यों होगा ये भी जान लीजिए। मूक का जो मतलब होता है तो मैसिव, मैसिव यहाँ पे एम है, एम का मतलब मैसिव माने बहुत सारे, ओपन माने जो खुला हुआ हो, ऑनलाइन माने जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो कोर्सेज, यानी कि बहुत सारे लोगों को खुले तौर पे ऑनलाइन कोर्सेज करवाना इसका उद्देश्य है। इसीलिए मूक का आंसर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको इसमें रखा। नेक्स्ट है गैने द्वारा प्रतिपादित कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावादी हिंदी में बोलेंगे कि 5 ईज में 5 ई का मतलब 5 ई, ये है आपका 5 ई। कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, एक गलत है, हमें उसको चुनना है। ध्यान दीजिएगा कौन सा सही नहीं है, ये देखिए हमें एक गलत है उसको चुनना है। तो गैने ने जो कंस्ट्रक्टिविज्म के 5 ई दिए थे, 5 ई दिए थे, उसमें कौन कौन था? तो देखिए उसमें पहला था इंगेज, सही है। एक्सप्लोर था नेक्स्ट, वो भी सही है। नेक्स्ट था एक्सप्लेन, ये भी सही है। एलेबोरेट, ये भी सही है। लेकिन जो लास्ट था वो एक्सपेरिमेंट नहीं था। ठीक है, ये आपका नहीं था। तो इसकी जगह फिर था क्या? तो था इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, ये इवैल्यूएट था इसकी जगह पर लास्ट में। एक्सपेरिमेंट नहीं था, यानी कि गैने ने जो कंस्ट्रक्टिविज्म के या रचनावादी के 5 ईज दिए थे वो थे इंगेज, नेक्स्ट एक्सप्लोर, नेक्स्ट एक्सप्लेन, नेक्स्ट एलेबोरेट और लास्ट था आपका इवैल्यूएट। तो आपको इस तरीके से ये भी याद हो गया कि कौन सा नहीं है और आपको कंस्ट्रक्टिविज्म के 5 ई भी याद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेब पेज एड्रेस का नाम क्या है। ठीक है, वेब पेज एड्रेस का नाम क्या है? तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई पेज खोलते हैं तो एड्रेस कहाँ लिखा होता है? एड्रेस ऊपर लाइन में आ रहा होता है www करके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फिर? तो डोमेन, प्रोटोकॉल, URL, डायरेक्टरी। सवाल बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है बच्चों से। तो यानी कि वेब पेज एड्रेस का नाम है URL। ठीक है, ये आपका जो उसका किसी भी वेब पेज के एड्रेस का जो एड्रेस होता है वो है, उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यानी कि वेब पेज एड्रेस का अगर हम लोग नाम कहें तो ये होगा C। नेक्स्ट देखते हैं वेबसाइट संग्रह होता है। वेबसाइट में क्या किन चीज़ों का कलेक्शन होता है? तो ऑडियो फाइल्स, HTML फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स। तो वेबसाइट जो होता है वो आपका HTML फाइल्स होता है, HTML फाइल्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको देख लीजिए इस तरीके से। लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है HTML। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं
ई पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। तो ई पोर्टफोलियो क्या चीज़ है? जब भी आप जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो पोर्टफोलियो दिया जाता है, लेकिन जब उसको आप ऑनलाइन ही करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन तैयार करते हैं, तो वो ई माने इलेक्ट्रॉनिक, तो सब कुछ जब आपने इलेक्ट्रॉनिकली तैयार किया तो वो ई पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ई पोर्टफोलियो में होता क्या क्या है, तो देख लीजिए, क्या केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखे हुए शब्द होते हैं उसमें, केवल ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया होती है, केवल ऑडियो और वीडियो होते हैं, या ये सब होते हैं? तो अगर आपको ध्यान हो तो ई पोर्टफोलियो में आप सब कुछ लेते हैं, उसमें लिखते भी हैं, ग्राफिक्स भी देते हैं, मल्टीमीडिया भी देते हैं, ऑडियो भी देते हैं, वीडियो भी देते हैं, सब कुछ रहता है किसी जॉब वगैरह में जाने के लिए। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो होगा अबव ऑल, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ई पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना, ये ब्रैंडमोर ने किया, ये आपको याद कर लेना है क्योंकि इसके लिए कोई तर्क नहीं है। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रैंडमोर ने किया था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जिला व्यापी ई साक्षरता परियोजना है। ये कुछ आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी है और करंट स्टेटस भी आ जाता है इसमें। ठीक है, तो आप देखते हैं कि भारत में प्रथम जिला व्यापी ई साक्षरता परियोजना है, ये होगा आपका इसका आंसर। NIC नहीं है, IIT स्कूल नहीं है, DIT नहीं है, अक्षया है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है, ये भी आपको याद कर लेना है। एक करंट भी है और एक तरीके से आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी आ जाता है ये। ठीक है, तो आपका ये अक्षया हो गया। नेक्स्ट है, वैन का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बहुत आसान होते हैं, अगर हम एक बार भी उन्हें पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाता है। वैन जो नेटवर्क होता है, देखिए चारों में नेटवर्क कॉमन है, तो इसका मतलब, इसका तो मतलब नेटवर्क ही हो गया। अब ये कैसा नेटवर्क है? वेब एरिया नेटवर्क, वर्ड एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका मतलब क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, आप लोगों ने नेटवर्क 3 तरह के पढ़े हैं, अभी इसी में और भी आ जाएंगे। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि ये बड़े एरिया में होता है, काफ़ी बड़े एरिया में यूज़ होता है, इसीलिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क आपका बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस चलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पर आपका ये भी डेज़ है, ये आपका डेज़ में आता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है, तो यूपी में कहाँ पर है ये? तो यूपी में ये लखनऊ में है। ये भी लर्न करने वाला है, इसमें कोई तर्क नहीं है, ये आपका इसका आंसर है लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल संप्रत्यय लब्धि शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, ये किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था कि टीचिंग मॉडल्स आपको याद करने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं, फिर बचे हुओं को नेक्स्ट सीरीज़ में देखा जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया था? संप्रत्यय लब्धि शिक्षण प्रतिमान, ये आपका दिया था ब्रूनर ने। ये भी आपको लर्न करना होगा कि ये किसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क है? तो Amazon.com, फेसबुक, eBay, gmail.com। तो अमेज़ॉन वगैरह पे तो आप शॉपिंग करते हैं, eBay और एक gmail.com, इसको भी आप जानते हैं, इसको भी आप जानते हैं। सामाजिक नेटवर्क का मतलब सोशल नेटवर्किंग, जिसमें आप एक दूसरे से, दुनिया से जुड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो इसका आंसर होगा फेसबुक। मुझे लगता है कि
यहाँ पर ट्विटर भी हो सकता था, ठीक है, व्हाट्सएप भी हो सकता था। जहाँ आप दुनिया से जुड़ते हो, सब बहुत सारे लोगों से चैट करते हो, बात करते हो, तो वो आपका सोशल नेटवर्क हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर फेसबुक है। यहाँ पे आप और सोशल साइट्स को अगर हों तो उन्हें भी टिक लगाइएगा। नेक्स्ट है लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म हो लोकल एरिया नेटवर्क, लाइन एरिया नेटवर्क, लेवल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क। तो लैन का मतलब यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क्स है, ठीक है। ये है नेटवर्क के तीन टाइप हैं लैन, अभी आगे देख लीजिएगा, ठीक है। आपका लैन, वैन, मैन 3 है। हम इसको तीनों को इसमें कवर कर रहे हैं, जिसमें 2 को हमने कवर किया, लैन को और वैन को। अभी एक आपका मैन बचा हुआ है, ठीक है। इसका आगे देखेंगे कि क्या फुल फॉर्म होता है। तो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, जो छोटे एरिया में नेटवर्क चलता है। लोकल का मतलब छोटे एरिया में, थोड़े एरिया में, ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग हो गई। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रौद्योगिकी 3 के रूप में भी जाना जाता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। ये क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3? तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 आपका कहलाता है कोमल उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच, प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस, कठोर उपागम, हार्डवेयर अप्रोच, कोई नहीं। तो अगर 3 की बात कर लेते हैं तो 3 आपका प्रणाली विश्लेषण है। सिस्टम एनालिसिस को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 के नाम से भी जानते हैं, प्रणाली विश्लेषण, ठीक है। इसको हम लोग सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं इंग्लिश में। अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक, गेस्टाल्ट, क्रिया प्रसूत, ठीक है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जिसमें आदमी अपनी गति से सीखता है, ठीक है, ये आपका किस पे आधारित है? तो ये आपका क्रिया प्रसूत अनुसंधान पर आधारित है। ये किसका था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये स्किनर की थ्योरी थी। ये स्किनर की थ्योरी थी। ये क्लासिकल है, पैवलव वाली, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरीज़ हैं। ये गेस्टाल्ट आप जानते हैं, जो आपका थ्योरी है जिसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे चीज़ों को एक पूरे होल रूप में देखते हैं, पूर्ण के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अगर अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वो क्रिया प्रसूत यानी कि स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर बेस्ड है। वो इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी 2, एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 के रूप में भी क्या जाना जाता है? अभी तक आपने देखा एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3, अब आप 2 पे आ गए हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 यानी कि अब इसमें वही ऑप्शन है, तो हम बताए दे रहे हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। हमने 3 को देखा, वो था सिस्टम अप्रोच, सिस्टम एनालिसिस था, ठीक है। अब अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 की बात कर रहे हैं तो वो है सॉफ्टवेयर अप्रोच, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3 तीनों है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो हम लोग 2 पे आ गए हैं। 2 है आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच। नेक्स्ट देख लो, CML का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर कंप्यूटर मिनिमम लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, कंप्यूटर मैक्सिमम लर्निंग, कैलकुलेटर मैनेज्ड लर्निंग। तो पहले तो यही तय कर लो कि कंप्यूटर है कि कैलकुलेटर है। तो ये कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर ही होगा, इसीलिए ये तो होगा नहीं, ठीक। मिनिमम लर्निंग, मैक्सिमम लर्निंग ये भी नहीं होगा, मैनेज्ड लर्निंग होगा। मैनेज्ड, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से लर्निंग को मैनेज किया जाता है, तो कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? ठीक है, तो अगर देखें इसको तो ये हम लोगों का ज्ञान दर्शन है। गुरुकुल नहीं है, ज्ञान भारती नहीं है, विद्या नहीं है, ठीक है। ये आपका 2000 में आया था और ये किसके अप्रोच से खुला था? इग्नू के, ठीक है। ये इग्नू के अप्रोच से खुला था ज्ञान दर्शन। ये दूरदर्शन का एक शैक्षिक टीवी चैनल है, एजुकेशनल टीवी चैनल, ठीक है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो इसका आंसर कीथ एविसन, बुश, एलन या ड्रव, कौन सा होगा इसमें? तो ये भी एक तरीके से आपको क्या करना है, इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं है, केवल याद करना है। तो माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक थे एलन, ये भी आपको याद कर लेना होगा, ठीक है, एलन, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपागम के उद्भव का मुख्य आधार भौतिक विज्ञान तथा उसकी अभियंत्रण विज्ञान का प्रयोग है। भौतिक विज्ञान माने फिजिक्स हो गया, ये आपका फिजिक्स है, और ये आपका अभियंत्रण इंजीनियरिंग, ठीक है। तो किस उपागम का, उपागम यहाँ 3 हैं, कठोर उपागम, कोमल उपागम, प्रणाली विश्लेषण उपागम। कठोर माने हार्डवेयर, कोमल माने सॉफ्टवेयर, और प्रणाली विश्लेषण माने सिस्टम एनालिसिस या कोई नहीं। तो जो भौतिक विज्ञान होता है वो भौतिक विज्ञान अभियंत्रण, ये किस में आएगा आपके कठोर उपागम में, हार्डवेयर में, हार्डवेयर अप्रोच। जैसे कंप्यूटर वगैरह जो बनता है उसका जो जिस पार्ट को हम छू सकते हैं वो ही हार्डवेयर में आता है, इसीलिए जो भौतिक विज्ञान इंजीनियरिंग जो है वो आपकी हार्डवेयर अप्रोच में होती है, ठीक है। सी ऑप्शन होगा इसका। ये ध्यान से इसको भी देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट है ISP। ISP क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर, प्रोडक्ट, इंटरनेट सोर्स प्रोडक्ट, इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, उपरोक्त तीनों या फिर तीनों ही इसके ऑप्शन हैं। तो अगर देखें ISP का हमको फुल फॉर्म देखने को कहा जाए तो इसका होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये वाला आंसर आपका होगा, पहला वाला, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का। कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सुरक्षा दिवस, अभी हमने आपको साक्षरता दिवस बताया था जो कि 2 दिसंबर था, अब हम सुरक्षा दिवस की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सुरक्षा दिवस है तो ये भी आपको याद करना है, कोई तर्क नहीं है इसमें भी। ये भी आपका है 30 नवंबर। 30 नवंबर को आपका कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एडी मॉडल को सबसे अच्छा इस रूप में वर्णित किया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एडी मॉडल, आपने बहुत सारे मॉडल देखे होंगे, एश्योर मॉडल देखा होगा, डिक एंड कैरी मॉडल देखा होगा, एडी मॉडल देखा होगा। तो ये सारे मॉडल्स किसके अंतर्गत आते हैं यही पूछा जा रहा है, ठीक है, या किस रूप में इसको बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। तो शिक्षा प्रौद्योगिकी, ये आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, निर्देशात्मक डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, और रचनात्मक सीखने का सिद्धांत कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज हो गई। तो अगर एडी मॉडल आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि वो निर्देशात्मक डिज़ाइंस में आता था, यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है ये चीज़ें, क्योंकि इसमें और भी मॉडल थे। एश्योर मॉडल भी था, डिक एंड कैरी मॉडल भी था। तो एडी मॉडल सबसे अच्छा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के रूप में ही डिस्क्राइब किया गया था। इस पेपर में हम लोगों ने इसको इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, निर्देशात्मक डिज़ाइन के अंतर्गत पढ़ा है, ठीक है। ईमेल का अर्थ क्या है, ईमेल क्या है, तो कंप्यूटर वर्क है, नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, या तीनों है। तो अगर ईमेल का अर्थ देखें तो ये सिंपल है, लेकिन फिर भी देखिए, कंप्यूटर वर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक से है। इसको ध्यान रखिएगा कि कोई नेटवर्क कंप्यूटर वर्क नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं। बहुउपयोगी सर्च इंजन है। सर्च इंजन कौन कौन सा होता है, तो सर्च इंजन आपके गूगल सर्च इंजन है, बिल्कुल है, बिंग ये भी सर्च इंजन है, याहू ये भी सर्च इंजन है, यानी कि ये तीनों ही सर्च इंजन है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल। ये सारे के सारे आपके सर्च इंजन हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों। सर्च इंजन का मतलब जिसमें आप कुछ भी गूगल में वो इंटरनेट में डाल के सर्च करते हैं। नेक्स्ट है आगमनात्मक चिंतन शिक्षण प्रतिमान, इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मॉडल किसने दिया था। तो इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मॉडल आपका किसने दिया था, याद करने वाली बात है, इसको दिया था ABCD में स्किनर, सचमैन, ब्रूनर, हिंडल टाबा। हिल्डा टाबा ने इसको दिया था, ठीक है। इनका नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, इसीलिए ये याद हो जाएगा आपको। इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मॉडल, आगमनात्मक चिंतन शिक्षण प्रतिमान, हिल्डा टाबा। चूँकि ये अजीब टाइप का नाम है हिल्डा टाबा, तो याद रखिएगा कि जो इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल था वो किसने दिया था, हिल्डा टाबा ने, ठीक है। अब आ गए हम लोग
फिर वही शिक्षा प्रौद्योगिकी 1 के रूप में किसको जानते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 के रूप में अगर हम लोग जानते हैं तो उसको जानते हैं हार्डवेयर। अब देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। ET1 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 क्या था, ET2 ET3। तो 1 क्या है, 1 तो आपका जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो हार्डवेयर है, ठीक है। ये तो आप देख ही रहे हैं, ये आपका हार्डवेयर है, ठीक। ET2 आपका सॉफ्टवेयर था, ठीक। अब एक ही बचा सिस्टम एनालिसिस, तो वो इसमें आ जाएगा, सिस्टम एनालिसिस। तो ET1 ET2 ET3 यानी कि 1 को हम लोग बोलेंगे हार्डवेयर, ET2 को बोलेंगे सॉफ्टवेयर, ET3 को बोलेंगे सिस्टम एनालिसिस। सबसे पहले हम लोगों ने सिस्टम एनालिसिस पढ़ा था, जो 3 था आपका, ठीक है। हो गया आपका, ध्यान ये रिवाइज भी हो गया आपको तीनों। मॉडर्न मीडिया एजुकेशन के पितामह कौन कहलाते हैं, तो मॉडर्न मीडिया एजुकेशन के पितामह, फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन, एडगर डेल। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम आपको लॉजिकल बताएं, ये है आपका एडगर डेल है, चलो ठीक है, एडगर डेल इनका नाम है। ई लर्निंग के माध्यम के रूप में शामिल किया जाता है। ई लर्निंग कहाँ कहाँ किस रूप में हो जाती है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट से ई लर्निंग होती है, बिल्कुल होती है। बहुत सारे ऐसे हम लोग कंसेप्ट सोशल नेटवर्किंग साइट से पढ़ते हैं। ब्लॉग्स, बिल्कुल ब्लॉग से भी हम पढ़ते हैं। वीडियो, बिल्कुल ये तो जो आप देख रहे हैं ये वीडियो ही है और इससे भी लर्निंग हो रही है, यानी कि ये सभी। तो ई लर्निंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। किसी भी तरीके से जब वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, या वीडियो के माध्यम से, साइट के माध्यम, जहाँ इंटरनेट अप्लाई हो जाता है, ये सारी चीज़ें ई लर्निंग में आ जाती हैं। तो अगर इसका आंसर देखिए तो हम इन तीनों से सीखते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे ऑल में लगाएंगे आंसर में, ये तीनों होगा, ये भी होगा साइट्स, ये भी होगा, ये भी होगा, इसीलिए हम लोग ये सभी पे करेंगे, ठीक है। मैन का फुल फॉर्म क्या है, लैन, वैन, मैन, हम तीनों बता रहे थे। तो मैन का आपका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, माइक्रो एरिया नेटवर्क, मेजर एरिया नेटवर्क, माइक्रो एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्किंग है ये, देखिए माइक्रो एरिया नेटवर्किंग। तो पहले तो नेटवर्किंग होगा कि नेटवर्क होगा ये समझिए, तो नेटवर्किंग नहीं होगा, नेटवर्क होगा, ठीक है। तो ये वाला तो कट गया। अब ये तीन ही बचते हैं। तो मैन में हम लोग माइक्रो एरिया नहीं होगा, माइक्रो नहीं होता, मेजर नहीं होता, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। ये भी आपका फुल फॉर्म है, लैन, वैन, मैन, तीनों नेटवर्क होते हैं, उनके लिए ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 कब लागू हुआ, तो ये भी आपका याद करने वाला है, अच्छा क्वेश्चन। 17 अक्टूबर सन 2000, ये आपका आंसर होगा। 17 अक्टूबर सन 2000 को IT अधिनियम यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है वो लागू हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के आज जो हैं वो इतने सारे क्वेश्चंस को MCQ में रिवाइज़ किया हुआ है। तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।